राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट फर्स्ट के इस पेपर में हम अब भारतीय राजनीतिक विचारक राजा राम मोहन राय का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। समाज को दिशा और गति देने वाले व्यक्ति ही महापुरुष या महान प्रतिभा वाले कहे जाते हैं, और ऐसी ही महान प्रतिभाओं में राजा राम मोहन राय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राम मोहन राय उस वैचारिक क्रांति के सृष्टा थे जिसने आधुनिक भारत को जन्म दिया। उन्होंने इस देश को मध्ययुगीन दलदल में फंसा पाया और उसमें ऐसी जान फूंकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए चलाए गए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज एक अग्रणी स्थान रखता है। विचारों और कार्यों के माध्यम से इस समाज ने भारतीय सामाजिक जीवन को नई दिशा प्रदान की है। राजा राम मोहन राय के संक्षिप्त जीवन परिचय में राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था। राम मोहन राय के परम पिता में हैं कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पद पर आसीन थे। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर नवाब ने उन्हें राय राय की सम्मानार्थ उपाधि से विभूषित किया। बाद में इस राय राय का संक्षिप्त रूप राय इस परिवार के साथ जुड़ गया और इसने उनके जातिगत विभेद बनर्जी का स्थान ले लिया। राम मोहन राय रमाकांत राय एवं तारिणी देवी के पुत्र थे। उनका परिवार सुसभ्य तथा धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त था, लेकिन राममोहन राय पर वैष्णव भक्ति के वे धार्मिक संस्कार नहीं पड़े जिनकी एक परिवार आशा कर सकता है। उनकी दृष्टि में उनके पिता बहुत अधिक परंपरावादी थे। पिता मूर्ति पूजक थे, किंतु वे इसके घोर विरोधी थे। स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति के प्रबल समर्थक राममोहन राय अपने विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति भी देते रहते थे। परिणामतः उनकी अपने पिता से अनबन रहने लगी और इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने घर छोड़ देना ही अधिक उचित समझा। सन 1804 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में साधारण लिपिक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने रंगपुर की कलेक्ट्री में दीवान पद प्राप्त कर लिया, किंतु सेवा में रहना उनका उद्देश्य नहीं था। अतः 1814 में उन्होंने नौकरी छोड़कर धार्मिक उत्थान और सत्य शोधन के उद्देश्य से कलकत्ता में रहना शुरू कर दिया। यहाँ उनकी भेंट एच विल्सन मैकाले, सर विलियम जोन्स, सर हाइड ईस्ट और एडम जैसे अंग्रेजी विद्वानों से हुई। 1815 में उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बंगला में अनुवाद प्रकाशित किया और 1816 में केन तथा ईशोपनिषद का बंगला तथा अंग्रेजी अनुवाद किया। इस प्रकार 1818 तक
उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों के संबंध में अपनी व्याख्याएं प्रकाशित की। 1820-21 के वर्षों में उन्होंने कई ईसाई धर्म पुस्तकों पर अपनी व्याख्या प्रकाशित की, जिसने काफ़ी पढ़ा गया, जिसको नारी अधिकार, भाषण स्वतंत्रता और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता आदि के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने बंगाल में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरात उल अखबार नामक 2 पत्र निकाले, जिनमें साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में धर्म और दर्शन के विद्वानों की एक प्रकार की विचार गोष्ठी के रूप में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो उनके जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। बुद्धिवाद और उदारवाद के इस यात्री ने 15 नवंबर 1830 को समुद्री मार्ग से इंग्लैंड प्रस्थान किया। इंग्लैंड पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत किया गया। विख्यात अंग्रेज दार्शनिक और विधि सुधारक जेरेमी बेंथम से उनकी घनिष्ठ मैत्री हो गई तथा स्वयं ब्रिटिश सम्राट ने उनका सम्मान किया। उनके इंग्लैंड आवास काल के समय ही प्रथम सुधार अधिनियम 1832 पारित हुआ। उन्होंने इसका स्वागत किया और कहा कि यह उत्पीड़न, अन्याय तथा अत्याचार पर स्वतंत्रता, न्याय और सम्यकता की विजय है। राजा राममोहन राय इंग्लैंड से फ्रांस गए और वहां वे बीमार पड़ गए। वे पुनः इंग्लैंड लौट आए और 20 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में उनका स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार राजा राममोहन राय के संक्षिप्त परिचय के बाद अब हम राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। राजा राममोहन राय भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे और इसी रूप में वे राष्ट्रीय जीवन के अन्य पक्षों की तरह ही राजनीतिक जीवन में भी भारत के आधुनिकीकरण में उत्थान के समर्थक थे। आधुनिक भारत के इतिहास में राय को प्रथम राजनीतिक विचारक होने का गौरव प्राप्त है। वस्तुतः तत्कालीन भारत का सार्वजनिक जीवन राजनीतिक चेतना से लगभग शून्य था। राय ने कंपनी शासन को वरदान मानते हुए भी अपने युग की राजनीतिक समस्याओं पर विचार किया। इस प्रकार उन्होंने उस राजनीतिक चिंतन की शुरुआत की जो उनके बाद में भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी चिंतन के रूप में विकसित हुआ। राज्य के चिंतन का स्रोत पाश्चात्य व्यक्तिवादी विचारधारा है, किंतु राय ने इस विचारधारा का अनुकरण नहीं किया और इस बात का समर्थन किया कि प्रजा के कल्याण के लिए राज्य को उसके सामाजिक आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार है। राय के राजनीतिक विचारों से तात्पर्य राय व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे, लेकिन इस विचारधारा का उन्होंने अंधानुकरण नहीं किया और उसके लिए उन्होंने कहा वो सामाजिक और आर्थिक जीवन में राज्य के कल्याण के लिए या प्रजा के कल्याण के लिए इसमें हस्तक्षेप को आवश्यक भी मानते थे। राय के राजनीतिक विचार, प्रमुख राजनीतिक विचारों में पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता का विचार। लॉक, ग्रेशियस, थॉमस पेन की तरह राय की मानव के प्राकृतिक अधिकारों और उन पर आधारित स्वतंत्रताओं में गहरी आस्था थी। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का नैतिक आधारों पर समर्थन किया, किंतु राय ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को अप्रतिबंधित नहीं माना, अर्थात राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा है राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में विचार। राय पाश्चात्य व्यक्तिवादियों के इस मत से सहमत नहीं थे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, अर्थात राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत करते हैं। राय ने राज्य को ऐसा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साधन माना है
जो व्यक्ति व समाज के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में मदद दे सकता है। इस व्यक्ति व राज्य के हितों को वह राज्य के व्यक्ति व राज्य के हितों को विरोधी नहीं मानते थे। तीसरा है सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन। यद्यपि राय भारत में किन्हीं विशिष्ट कारणों से भारत में कंपनी शासन के अस्थायी समर्थक थे, किंतु सामान्य रूप से वे यूरोप एवं एशिया में राष्ट्रों की पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे। राय ने 1821 में कलकत्ता जनरल नामक पत्रिका के संपादन में जे.एस. वकिंघम को लिखे अपने पत्र में यह विश्वास प्रकट किया कि अंत में यूरोपीय राज्य एवं एशियाई उपनिवेश अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। उनकी दृष्टि में स्वतंत्रता का कितना महत्व था, यह एक घटना से प्रभावित होता है कि जब वे समुद्री मार्ग से यूरोप जा रहे थे तो इन्होंने रास्ते में एक फ्रांसीसी स्टीमर को देखा और यह इच्छा प्रकट की कि यदि वे स्वतंत्र राष्ट्र फ्रांस के जलियान में इंग्लैंड जाते तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती। चौथा, निरंकुश शासन का विरोध तथा लोकतांत्रिक शासन का समर्थन। राय राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र किसी भी शासन को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि ये सभी शासन आम नागरिक के लिए दमनकारी एवं कष्टकारी होते हैं। राय फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित हुए। राय लोकतंत्र एवं संवैधानिक शासन के समर्थक थे। राय पूर्ण लोकतंत्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। पूर्ण लोकतंत्र से तात्पर्य जिसमें सभी को मताधिकार प्राप्त हो, किंतु वे सभी नागरिकों की स्वतंत्रता व कानून के सम्मुख उसकी समानता के प्रबल समर्थक थे। अगला है प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। राय स्वस्थ एवं प्रबुद्ध जनमत निर्माण में प्रेस की भूमिका को स्वीकारते थे और इस प्रकार वे प्रेस को शासित व शासक के बीच एक संपर्क सूत्र मानते थे। प्रेस के माध्यम से शासन में उत्तरदायित्व की भावना में वृद्धि की जा सकती है। के दामोदर राय ने राजा राममोहन राय को भारत में पत्रकारिता का जनक कहा है। अगला है प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार संबंधी विचार। राय ने भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के प्रसंग में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सुधारों पर निरंतर बल दिया है। इस संबंध में उनके प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं, जैसे जमींदारी व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। जमींदारों को काश्तकारों पर लगान बढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरा, राय का मत था कि राजस्व के लिए सरकार को लगान वृद्धि के स्थान पर उसे विलासिता की वस्तुओं पर कर वृद्धि करनी चाहिए। तीसरा, सरकार को अपने प्रशासनिक व्यय में कमी करनी चाहिए। चौथा, राय स्थायी सेना की संख्या कम करने और आरक्षित लोक सेना बनाने के पक्ष में थे। अगला, राय ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा बनाने का आग्रह किया ताकि भारतीय प्रशासन का तेजी से आधुनिकीकरण हो। अगला है विधि एवं न्याय व्यवस्था पर विचार। इस संबंध में उनके विचार मुख्यतः उनकी पुस्तक भारत की राजस्व एवं न्याय व्यवस्था की व्याख्या में प्रकट किए गए हैं। भारत के लिए कानून निर्माण का कार्य ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाना चाहिए। भारत स्थित गवर्नर जनरल भारत की कार्यपालिका है, अतः उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी कार्यों का पृथक्करण किया जाना चाहिए।
अर्थात ये दोनों कार्य एक व्यक्ति में निहित नहीं होने चाहिए। राय के अनुसार विधि के दो प्रमुख स्रोत लोगों की इच्छा तथा संप्रभु के आदेश। राज्य में द्वितीय स्रोत को पर्याप्त महत्व दिया है। संप्रभु के आदेश अथवा राज्य द्वारा निर्मित विधि को विवेकपूर्ण एवं उपयोगी होना चाहिए। अर्थात विधि निर्माण की प्रक्रिया में प्रेस, जांच आयोगों, भारतीय प्रभुत्व वर्ग आदि को महत्व दिया जाना चाहिए। भारत में प्रचलित दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों का संहिताकरण किया जाना चाहिए। ज्यूरी व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। यूरोपवासियों पर भी देश के न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्राप्त होना चाहिए। न्यायिक कार्य सामान्य भाषा में किया जा सके जिससे न्यायाधीश व जनता समझ सके। न्यायालय के निर्णयों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए। इस प्रकार उन्होंने विधि एवं न्याय व्यवस्था पर अपने विचार प्रकट किए। अगला है धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की शुरुआत। इस संबंध में दो बातें हैं। उन्होंने धर्म को राजनीति का आधार नहीं माना और धर्म राज्य की धारणा को अस्वीकारा। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। नवा है यूरोपवासियों के भारत में बसने का समर्थन। सन 1832 में ब्रिटिश लोक सदन की प्रवर समिति को राय ने यह सुझाव दिया कि सच्चरित्र, प्रतिभावान एवं संपन्न यूरोपवासियों को भारत में निवास की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। इससे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा और संपत्ति के निकास में कमी आएगी। ब्रिटिश शासन के प्रति राय का झुकाव। राय की गिनती ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक एवं प्रमुख प्रशंसकों में की जाती है। वे ब्रिटिश शासन को एक ईश्वरीय वरदान समझते थे। वे मानते थे कि ब्रिटिश संपर्क भारत के बहुपक्षीय उत्थान में सहायक है। सार्वभौमिक धर्म, मानवतावाद तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन। राय ने इस संबंध में मत प्रकट किया कि मानव मात्र में एक आध्यात्मिक एकता मौजूद है और नैतिक दृष्टि से सभी का मूल धर्म एक ही है। सभी राष्ट्रों के निवासी एक ईश्वर की संतान हैं और इस प्रकार सभी राष्ट्र एवं समुदाय एक ही विश्व परिवार की शाखाएं एवं उपशाखाएं हैं। राय विश्व स्तर पर न केवल मानवतावाद के समर्थक थे, अपितु उन्होंने विश्व नागरिकता की अवधारणा पर भी बल दिया। वे चाहते थे कि राष्ट्रों के बीच असहयोग, तनाव अथवा युद्ध के स्थान पर मैत्री, सद्भाव एवं युद्ध के स्थान पर मैत्री, सद्भाव, शांति, सहयोग के संबंध होने चाहिए। इस प्रकार हमने इस अंक में राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया। उनके यद्यपि इन विचारों की आलोचना भी की जाती है, उन्होंने आलोचना स्वरूप कहा जाता है कि उन्होंने विश्व स्तर पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन किया, किंतु तत्कालीन भारत के लिए ब्रिटिश राज की अधीनता को एक वरदान माना। भारत में यूरोपवासियों के निवास का तत्कालीन समय में काफ़ी विरोध हुआ। राय ब्रिटिश शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, अर्थात वे भारतीयों को मानसिक दासता सौंपने के पक्ष में थे। ये इनकी आलोचना की जाती है क्योंकि हम किसी भी प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें जो कमियां नज़र आती हैं उसकी आलोचना में प्रदर्शित की जाती हैं, किंतु राय का ऐसा मंतव्य नहीं था। राय क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि अंग्रेज हमारे शासक थे और राय ने उस शासन में रहते हुए अपने विचारों
को उजागर किया। इसलिए राय का भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।